वेलकम टू स्टडी क्लासेस 11th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार 11th फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड उसकी चर्चा करेंगे। फिजिक्स आप जानते हैं इंटरमीडिएट के यानी 10+2 के छात्रों को 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ यूपी बोर्ड में पढ़ने हैं। उसके अंतर्गत फिजिक्स का एक अपना महत्व है, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या मेडिकल का स्टूडेंट है, दोनों के लिए फिजिक्स बहुत मायने रखती है। तो उसी क्रम में जो आपका पहला चैप्टर है 11th फिजिक्स का भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड की चर्चा हम लोग करेंगे। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स से पहले बात आती है साइंस क्या है। साइंस सिंटिया नामक शब्द है, लैटिन भाषा का सिंटिया नामक शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान, नाम से पता चल रहा है विज्ञान। और विज्ञान को हम लिख सकते हैं विधन ज्ञान। तो विशिष्ट ज्ञान, जब हम किसी वस्तु का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो विज्ञान कहलाता है। और साइंस शब्द जो है ये साइंस यानी विज्ञान अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति जो है वो सिंटिया नामक शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया, ये लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के इसी शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई। तो साइंस क्या है यानी विज्ञान क्या है? विज्ञान का सिंटिया का अर्थ है जानना। लैटिन भाषा में सिंटिया का अर्थ होता है जानना, यानी साइंस माने जानना। और साइंस को ही कह दिया गया विज्ञान। विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान। मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, हमेशा से अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो तमाम तरीके के प्रेक्षण प्रयोग करते रहे। आप भी आज विज्ञान पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको जिज्ञासा होती है, आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये जो प्रवृत्ति है ये मानव प्रवृत्ति है। और इसी कारण से जब हम किसी वस्तु का विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वही विज्ञान कहलाता है। यानी किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। जैसे स्टूल हम देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, तो आप चेयर देख रहे हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। स्टूल देख रहे हैं, बात खत्म हो गई, बैठने के काम आता है। लेकिन अगर हम इसका विशेष ज्ञान प्राप्त करें कि स्टूल कैसे बनी, तो 4 पाए लगे हैं, उसमें खांचे बनाकर एक दूसरे में फंसाए गए उनको लकड़ियों की सहायता से, ऊपर एक पटरा, हार्डबोर्ड, प्लाईवुड कुछ लगा के माइका लगाया गया। तो ये क्या है? ये विशेष ज्ञान है और यही विज्ञान है। जब हम किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित और विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही विज्ञान है। अब विज्ञान का ही एक भाग है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? फ्यूसिस नामक शब्द से उत्पत्ति हुई इसकी। ग्रीसी लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूसिस, और फ्यूसिस शब्द से फिजिक्स की उत्पत्ति। फ्यूसिस फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीसी लैंग्वेज के शब्द फ्यूसिस से हुई है और इसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ है नेचर, यानी फिजिक्स कौन सा विज्ञान है? नेचर साइंस है। फिजिक्स इज नेचुरल साइंस। फिजिक्स को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, नेचुरल साइंस कहा जाता है। तो भौतिकी क्या है? वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाएं, हम तमाम घटनाएं देखते हैं जो प्राकृतिक रूप से हो रही हैं। चंद्रमा का निकलना, चंद्रमा का डूब जाना, तारों का निकलना, गैलेक्सियों का दिखाई देना, ग्रहों की चाल, सूर्य का उदय और अस्त होना, दिन रात होना, ये सब जो घटनाएं हैं ये नेचुरल फेनोमेनास है। तो ऐसी विधा, विज्ञान का वह भाग, विज्ञान का वह हिस्सा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति
और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं वो नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स इज ए नेचुरल साइंस। अब जो नेचुरल साइंस की बात होती है उसमें द्रव्य और ऊर्जा की बात की जाती है। द्रव्य माने पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। और जैसे लोहा, सोना, चांदी, पत्थर जो भी हैं पदार्थ इस तरीके के, वो सब द्रव्य कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। और कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा है। तो द्रव्य और ऊर्जा का जो पारस्परिक संबंध है वो विज्ञान, भौतिक विज्ञान में ही किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन क्रियाओं और उनके पारस्परिक रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, E बराबर mc²। E बराबर mc² जो समीकरण है वो द्रव्यमान और ऊर्जा का पारस्परिक रूपांतरण ही बताता है। अब जो हमारे पास फिजिक्स है, फिजिक्स की तमाम शाखाएं हैं, उन्हीं शाखाओं में हमको अध्ययन करना है, पढ़ना है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स आपको पढ़ना है। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, प्रकाशिकी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्टिक्स जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, ऑसिलेशन और वेव्स, दोलन तथा तरंगें, वैद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इस तरीके से जो फिजिक्स के विभिन्न भाग हैं उनका हमको अध्ययन करना है। हम यहाँ केवल फिजिक्स से परिचित हो रहे हैं। इस चैप्टर में फिजिक्स का कहाँ संबंध है, किससे संबंध है, भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध, भौतिकी का समाज से संबंध। तो टेक्नोलॉजी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है। प्रौद्योगिकी जो एक ऐसा साधन है जिसमें हम जो हमारे आसपास के असंसाधन हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उनको हम संसाधनों में बदल सकते हैं। टेक्नोलॉजी, वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम आपसे जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, क्यों? कोविड-19 प्रोटोकॉल चल रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है, तो हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन कैसे पढ़ रहे हैं? मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, टैबलेट के द्वारा, जो भी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल हैं उनका हम यूज़ करके, उनका हम उपयोग करके अपने अध्ययन कार्य को जारी रखे हुए। यद्यपि ऐसा पॉसिबल है, हम इससे सहमत भी हैं कि उस प्रकार से हो सकता है अध्ययन न हो पा रहा हो, फेस टू फेस प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो यही टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे के पूरक हैं। बिना फिजिक्स के टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है और बिना टेक्नोलॉजी के फिजिक्स नहीं हो सकती। तो मतलब क्या है? प्रौद्योगिकी जो है वो नवीन फिजिक्स को जन्म देती है। टेक्नोलॉजी ही न्यू फिजिक्स हमारे पास सामने उत्पन्न करती है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी के उदय का कारण हो। यानी टेक्नोलॉजी और फिजिक्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम कहीं भी बात करते हैं तो फिजिक्स की बात जब होती है तो टेक्नोलॉजी अपने आप आ जाती है, और जहाँ टेक्नोलॉजी की बात आती है वहाँ फिजिक्स अपने आप आती है। तो फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से बहुत गहरा संबंध है। भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग टेक्नोलॉजी में किया जाता है। चाहे आप लीवर निकाय का अध्ययन करिए, चाहे तरल यानी लिक्विड फ्लो का अध्ययन करिए, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, ऊष्मा इंजन के आविष्कार, मोटरसाइकिल, अन्य वाहनों के आविष्कार, अर्धचालक, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, रोबोट आदि सब क्या हैं? टेक्नोलॉजी ही हैं। और जो टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स है। तो भौतिकी और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, एक्स रेज मशीन का निर्माण, ये सब जो भी हैं, लेज़र,
लेजर आपने देखा होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम हुआ। और हिंदी नाम होगा विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। इसी प्रकार से मेसर MASER, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन वहाँ होता था, यहाँ माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लेसर, मेसर आदि जो भी हमारे पास इस तरीके की टेक्निक हैं, उन सब टेक्निकों का जो ओरिजिन है वो फिजिक्स है। आज हम माइक्रोवेव का उपयोग कर रहे हैं, सोलर पैनल बन गए हैं, विद्युत आपूर्ति बाधित है तो हम सोलर पैनल का उपयोग कर रहे हैं। तमाम गांव ऐसे हैं जहाँ पे विद्युत सप्लाई नहीं है, वहाँ सौर पैनल जो हैं उनका उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है और उसका उपयोग हम कर रहे हैं। भौतिकी का समाज से भी संबंध है, भौतिकी के बिना आधुनिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आज हम भौतिक सुविधाओं से लैस हैं। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि मोबाइल न होता तो ऑनलाइन पढ़ना संभव नहीं था। तो मोबाइल कैसे संभव हुआ? टेक्नोलॉजी है। शुरू में क्या मोबाइल फ़ोन होते थे? नहीं। आप अगर पुरानी फिल्में देखेंगे तो आपको टेलीफोन दिखाई पड़ेंगे। कौन से टेलीफोन? ऐसे वाले टेलीफोन। वहाँ पर जो रिसीवर होता था, जो आज हमारे पास जो हमारे घरों में टेलीफोन होते हैं, रिसीवर हम पकड़ते हैं, एक तरफ मुंह में लगा लेते हैं, एक तरफ कान में लगा लेते हैं, तब वो नहीं होते थे, वो दोनों अलग अलग होते थे। जैसे गिलास होता है उस तरीके से होते थे, एक को मुंह में लगाते थे, एक को कान में लगाते थे, और एक सुनने के लिए होता था, एक बोलने के लिए। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई और उसके बाद उनको जोड़ दिया गया। अब हमारे दोनों हाथ फंसे नहीं हैं, हम एक हाथ से पकड़कर कान और मुंह में दोनों जगह पर उनको स्थान दे सकते हैं और दूसरा हाथ हमारे पास चाय पीने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी की सहायता से जो टेलीफोन का वो स्वरूप था, उस स्वरूप से हम इस स्वरूप पे पहुंच गए। उसके बाद टेलीफोन में चूंकि वायर पड़ते थे, वायर की सहायता से काम होता था, मोबाइल फ़ोन आ गए। शुरू के मोबाइल फ़ोन अगर आपने देखे हो तो मोबाइल फ़ोन कैसे थे? वो बड़े आकार के थे। धीरे 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 छोटे आकार के आने लगे। एक सिम लगती थी, 2 सिम पे आ गए। पहले हम मेमोरी 2 GB 4 GB का यूज़ करते थे, 8 GB का यूज़ करते थे। आज 64 GB 128 GB तो उसका इंटरनल ही होता है। मोबाइल का इंटरनल ही ज़्यादा होता है, मेमोरी और पेन ड्राइव तो जो है वो एक्स्ट्रा है। एक्सपेंडेबल जो होता है कि कितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो कितना सपोर्ट करेगा, वो कितने GB सपोर्ट करेगा, इस पर डिपेंड करता है। हमारे पास पहले वीडियो हम लोग देखते थे, बड़ी बड़ी वीडियो कैसेट होती थी, इतनी बड़ी बड़ी। फिर उसके बाद CD कैसेट आ गई और एक कैसेट में कई फिल्में आ गई। उसके बाद DVD प्लेयर आ गया, DVD कैसेट आ गई, और उसके बाद अब DVD का ज़माना भी ख़त्म हो गया, पेन ड्राइव आ गई, मेमोरी कार्ड आ गए। उन पेन ड्राइव में हम फिल्मों को या जो भी हमारी मेमोरी है उसमें हम सेव कर लेते हैं और बाद में हम उसको अपने डिस्प्ले बोर्ड पर, प्रोजेक्टर पर, टेलीविज़न पर, लैपटॉप पर अपनी सुविधा अनुसार उसको देखते हैं। यानी जगह का उपयोग कम होता है। पहले हम घरों में बल्ब का प्रयोग करते थे, 100 वाट ऊर्जा खर्च होती थी। 5 मिनट बल्ब जला दीजिए तो बल्ब गर्म हो जाता था। उसके बाद बल्ब का रूप CFL ने ले लिया और 15 वाट की खर्च में हमको उस बल्ब से ज़्यादा प्रकाश मिलने लगा। उसके बाद LED लाइट आ गई, लाइट इमिटिंग डायोड, और वो CFL से भी कम ऊर्जा पर हमको प्रकाश देने लगा। तो ये क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी है और जो समाज के लिए आवश्यक है। ये सब फिजिक्स है जो समाज के लिए आवश्यक है, और समाज और फिजिक्स एक दूसरे से निश्चित रूप से जुड़े हैं। बिना फिजिक्स के हम समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। वर्तमान भौतिकवादी जो युग है वो फिजिक्स के बिना संभव नहीं है।
तो एक निबंधात्मक सवाल हो सकता है भौतिकी और समाज का संबंध, भौतिकी और प्रौद्योगिकी का संबंध। हालांकि ये सवाल पूछे जाने वाले नहीं है परीक्षा में, लेकिन आपको जानना चाहिए, ये आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए, आप इतना सोच पाएं कि कैसे हम बैटरी और इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। आप चूँकि साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंट्स को अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और उसको जानना भी चाहिए, अन्यथा वो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। तो यही टेक्नोलॉजी है और ये इसी प्रकार से सोसाइटी से जुड़ी हुई है। अब तमाम तरीके के जो वैज्ञानिक हैं उनके जो आप ये कह सकते हैं जो उनके आविष्कार हैं उनको आपको पढ़ लेना है। 1 नंबर का ये सवाल आ सकता है, आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं तमाम, जैसे गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया, सर आइजैक न्यूटन गति के नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये सब आपको पढ़ लेना है बुक से। प्रकृति में जो मूल बल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल बल क्या है? मूल बल 4 प्रकार के। कौन से 4 प्रकार के मूल बल हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। ये 4 बल प्रकृति में मूल बल हैं जिनको हम मूल बल कहते हैं। तो 4 मूल बल हैं और बाकी जितने बल हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं बलों के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके अलावा और कोई भी मूल बल नहीं है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच फोटानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। आप नोट्स भी तैयार कर लेंगे, जैसे ये 1 नंबर का सवाल हो सकता है तो आप एक क्वेश्चन लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच किन कणों के विनिमय से तैयार होती है? तो किससे? फोटान के विनिमय से तैयार होती है। फोटान, PHOTON, आपने शायद ना सुना हो, 11th में आप नए हैं, माने 11th फिजिक्स में आप आगे 12th तक पढ़ेंगे तो आपको फोटान शब्द मिलेगा, PHOTON। फोटान ऊर्जा का कण जो होता है उसको हम फोटान, बाकी हम विशेष डिस्क्रिप्शन इसका आगे करेंगे। इसी प्रकार से प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच मेसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियंस के बीच मेसान के विनिमय से उत्पन्न होता है। मेसान ये भी एक कण है। इसके बाद क्षीण नाभिकीय बल बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होता है। बोसानों के विनिमय से, बोसान, बोसान, और इसके पहले हमने मेसान और यहाँ बताया हमने फोटान, ये सब अलग अलग है। और एक और बचा गुरुत्वीय बल, तो वो ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है। और इनको आप गुरुत्वीय बल, ये हो जाएगा आपका क्षीण नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, और ये हो गया प्रबल नाभिकीय बल, और ये हो गया विद्युत चुंबकीय बल। ये चारों आप याद रखेंगे। विद्युत चुंबकीय बल फोटानों के विनिमय से, प्रबल नाभिकीय बल मेसान के विनिमय से, क्षीण नाभिकीय बल बोसान के विनिमय से, और गुरुत्वीय बल ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। भौतिक नियमों की जो प्रकृति है वो कुछ ऐसी है कि ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण यानी कोणीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, ये ऐसी राशियां हैं जो संरक्षण नियमों का पालन करती हैं, यानी इनमें संरक्षण नियम का पालन होता है। ये राशियां संरक्षित रहती हैं और इसलिए इनको हम संरक्षित राशियां कहते हैं। तो ये बात हुई। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आविष्कार से संबंधित हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए और आपका तैयार होना चाहिए। उससे संबंधित एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो WJ बर्डीन ने किया था, आपको याद होना चाहिए। टेलीफोन का आविष्कार सभी लोग जानते हैं, कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ग्राहम बेल ने किया था। मैक्सवेल का नाम किस आविष्कार से संबंधित है? तो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसकी देन है? आइंस्टीन के देन है, E = mc²। और इसी के साथ आपका एक सवाल ये भी बन रहा है कि आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो आइंस्टीन को
प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम सर सीवी रमन। कणों के प्रकीर्णन विकिरण का जो एक रीस्कैटरिंग की क्रिया है, प्रकीर्णन, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। आपने 10th में कहीं थोड़ा पढ़ा होगा, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर रहा और ये खत्म होता है। इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सिलेबस है, पढ़ाना है हमको, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। बेसिक कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। अगले सेशन में हम जो आपकी सेकंड यूनिट है, यानी सेकंड चैप्टर जो है यूनिट की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, अभी ऑफलाइन की क्लासेस जब शुरू होंगी तब उनका देखा जाएगा। फिलहाल आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, इसलिए ऑनलाइन रहते हुए वीडियो को पूरा देखकर अपना नोट्स तैयार करें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जो भी आपके सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, वहां वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस तैयार कर सकें। धन्यवाद। अगले सेशन में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।